एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल परेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है अपना क्या चल रहा है, ये मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, मैथ्स का क्रैश कोर्स CHSL के लिए। ठीक है, और ये जो आपका टारगेटेड है, ये है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके, जो आपके क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा कि आपने देखा 2018 का पेपर थोड़ा अच्छा आ गया था CHSL का। अब देखो होता क्या है ना, बच्चे समझते हैं कि भाई CGL का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का है तो वो बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, और जो CHSL का पेपर है वो अपना जूनियर लेवल का है, 12th लेवल का है, तो इसका पेपर आपका ज़्यादा जो है टफ नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं छोटे लेवल भी आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, CGL का लेवल कभी कभी CGL के भी ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, इस अंधेरे में ना रहें, नहीं तो आपको लगेगा कि माई होल लाइफ वॉज अ लाई। ठीक है, तो ऐसा कोशिश मत करें कि अपने आप को समझाएं ना कि CHSL का पेपर जो है उसका लेवल बहुत कम रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, CGL में होते हैं आपके टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 में मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती है, बेसिक उनका फॉर्मेट है उसमें आ जाती है। लेकिन जो CHSL है उसमें होता है आपका अकेला टीयर 1। उन्हें ओनली आपसे 50 मार्क्स की मैथ्स पूछनी है, तो उसी में वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को जो है उठा लें, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको CHSL से ही देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्या है, CHSL एक्चुअली में थोड़े से कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, टफ आ जाते हैं। टफ क्या, टफ नहीं, एक्चुअली में क्या होता है ना, वो हर जगह से उठा लेते हैं चीज़ों को। तो कभी कभी इसमें क्या होता है ना, आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन तक आ जाते हैं। जो इक्वेशन होती है ना सर्कल की, वो क्वेश्चन भी आपके CHSL के एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, और हम जो क्वेश्चन कर रहे होंगे वो क्वेश्चन आपका एग्जाम का पेपर पूरा जैसा आता है वैसा कर रहे होंगे। और अगर आप पूरे 60, और देखो ऐसा मत करना कि अब आपने एक सेट देख लिया फिर दूसरा सेट देखा नहीं, क्योंकि ये जो पूरे सेट उठा रहा हूँ ना मैं, इनमें ही आपका पूरा लेवल कवर होगा। ये नहीं है कि अब मैं तो जो कुछ सेट होंगे उसमें आपको थोड़े दो चार क्वेश्चन ईजी भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, दो चार क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, कहीं कहीं मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने की भी कोशिश करूँगा जो आने की संभावना है। ठीक है, और कहीं कहीं मैं खुद से भी डिज़ाइन करके कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये जो आपके क्वेश्चन है वैसे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, बता दूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी ये। ठीक है, तो सारे के सारे हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जो TCS का पैटर्न है बेसिकली में क्या है ना, कि TCS आपका किस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए। कि बेसिकली उसका 2 साल से ही फॉर्मेट बनाओ कि यहाँ से मुझे ऐसा क्वेश्चन देना है, यहाँ से मुझे ऐसा क्वेश्चन देना है। तो ये उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है, और हम क्यों ना उस फॉर्मेट को ही फॉलो करके अपने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम बाकी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है ना, वैसे भी 25 क्वेश्चंस करने हैं हमको सारे के सारे, और इसके अलावा आपकी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं वो आपकी जो, हाँ CHSL के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपके 18 सेट हुए हैं ना SSC CGL के, वो आपके लिए मतलब वरदान है, ये समझ लो। ठीक है, वो सारे सेट आप 2 बार लगा लो, इसे आप ये समझ लो, ये आपके लिए क्या है, हनुमान जी क्या लेके आए थे, जड़ी बूटी लेके आए थे ना, संजीवनी बूटी। तो ये आपके लिए वही है CHSL के एग्जाम के लिए, संजीवनी बूटी। ठीक है, आई बस समझ में, आप 2 बार लगा डालेंगे। इसके बाद क्या है आपका, इसके अलावा आपके कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, आपका 1300 प्लस एरर का क्वेश्चन चल रहा है ग्रामर का सेक्शन के लिए। ठीक है, वो कर लेना। और आपका वोकैब का पेनेशिया चल रहा है, वोकैब पेनेशिया कोर्स, तो वो भी आप देख लेना, काफ़ी अच्छे उसमें जो रिपीटेड वर्ड्स है ना वही मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो हमारा चैनल है वहाँ पे आपको कुछ भी इरेवेलेंट चीज़ें नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हम रेलिवेंट चीज़ों पर ही फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि इरेवेलेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हैं, उसको देखते हुए हमें क्या करना पड़ा है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। खैर, अब आते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन पर। ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इसको मैं करने का फॉर्मेट बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ रामायण से देखो, या फिर कुछ मतलब सीरियल चल रहा है आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, इसके बाद में आप सारी चीज़ें मतलब साइड में रख दो। करने का मैं तरीका बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और पहली बात, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया है तो उसमें आप ज़्यादा पेन पेपर का यूज़ ना करें। ठीक है, पेन पेपर का यूज़ ना करें, उसे माइंड में करने की कोशिश करें। ठीक है, पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। दूसरी बात क्या रहेगी कि इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा, और सॉल्यूशन को मैं कैसे समझाऊंगा, ये नहीं है कि मैं आपको सीधा सीधा, हो सकता है कुछ बच्चों को बेसिक्स ना पता हो। ठीक है ना, तो उनके लिए मैं बेसिक भी समझाऊंगा, कैसे कैसे चीज़ें आ रही होती हैं। और बेसिक समझने की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, है ना। अब ट्रिक में आप उसे 100 बार लगाओगे और 100 बार आपको वो दिमाग से बार बार स्किप होगा। तो मैं बेसिक भी समझाऊंगा, उसके बाद उसकी क्या ट्रिक बन रही होती है, कहाँ से वो मेथड अपना निकल रहा होता है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आराम से सुनते जाना सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, इतना तो पक्का है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बात है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया था, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस क्वेश्चन से निकल के आता है उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। खैर, अब हटाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या होगा। या स्टार्टिंग में ना आपको धीमे धीमे क्या होगा इस पेपर में, जैसे 1 to 25 क्वेश्चन हैं, तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन का आपको लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा, है ना। फिर बीच में आपको थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए, फिर को आपको लेवल हाई मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर में चलती रहती हैं। तो ऐसे ही हम क्या है, इसी बेस पर पेपर को उठा के लेके आए हैं। ठीक है, चलो भाई,
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इफ एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56 द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। मतलब कि आपका एक कुछ नंबर है एक्स, लेट से कोई कांस्टेंट एक्स है, इसे हमने सब्सट्रैक्ट किया 23 में से भी, ठीक है, 23 से सब्सट्रैक्ट किया, 39 से किया, फिफ्थ और आपका 32 से किया और अपना 56 से किया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इन चारों नंबर से एक्स एक्स माइनस कर दिया, कोई इशू नहीं है। लो भाई माइनस कर दिया। अब क्या बोल रहा है ये, ऐसे माइनस करने के बाद क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो ये लो प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। प्रोपोर्शन आपका ये तो होता है कि 23:39, फिर डबल इज टू 32:56। तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, यहाँ से 23 और 39 का रेशियो और 32 और 56 का रेशियो, इन सबसे एक्स को माइनस करने के बाद इक्वल हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बात हमारे पास गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसके बाद में, x+4 और हमसे 3x+1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, इन दोनों के मीन प्रोपोर्शनल की जो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो भाई, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन ना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसमें आप क्या करने लग जाते हो भाई, डायरेक्ट आपने क्रॉस कराया और इसके बाद में अपनी कहानी आगे बढ़ाने लग जाते हो। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं कराना है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, सीपीडी लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, सीपीडी। अब सीपीडी क्या होता है, आपको इसमें क्या करना होगा, ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। आपको एक बार क्या करना होता है, न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर करना होता है, फिर एक बार करना होता है न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। और ये काम आपको दोनों साइड करना होता है, ठीक है ना। दोनों साइड आपकी जो भी चीज़ें हैं उनमें आप दोनों साइड यही कर रहे होंगे। क्लियर है। तो हम ये काम फटाफट से कर लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है किसी को। हटाता हूँ जरा ये। अब देखो, ये मैंने क्या किया, 23 माइनस एक्स प्लस 39 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे मैंने क्या कर दिया है भाई, इन दोनों को माइनस कर दिया, 23 माइनस एक्स और माइनस का 39 माइनस एक्स। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये मैंने प्लस का एक्स लिख दिया। क्लियर है। तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। देखो, और हाँ दूसरी बात, मैं जब भी बोलता हूँ हाँ समझ में आया कि नहीं आया, वो आपको वहाँ पे हाँ भी बोलना है, जहाँ भी बैठे हो क्लियर है, क्लियर बोलना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है आपको, कि ये सारी चीज़ें और कैलकुलेशन जो भी निकलेगी ना, वो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है। मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, ये हो जाएगा अपना इधर 32 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 56 माइनस एक्स। क्लियर है। और ये अपॉन में हो जाएगा आपका 32 माइनस एक्स, फिर माइनस का 56 और ये प्लस का एक्स। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, ये वाले एक्स से कैंसिल हो गया, ये वाले से कैंसिल हो गया। अब 23 और 39 को अगर हम ऐड करते हैं कितना मिलेगा हमें, ये 62 मिल जाएगा, ठीक है ना, 62। और फिर ये माइनस का एक्स मतलब कि माइनस का 2x, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 23 माइनस का 39। 23 से 39 का माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस का 12 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 32 प्लस 56। 32 प्लस 56 करेंगे कितना आएगा अपना, ये 88 आएगा, ठीक है ना। 88 माइनस का ये कितना हो जाएगा, अगेन 2x हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 32 से माइनस 56 करना है, कितना आएगा, ये हमारा माइनस का 24 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक सारे बच्चों को बात में समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, ये आपका 12 नहीं होगा, 16 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी में इधर उधर कर दिया था। तो ये अपना 16 हो गया, ये माइनस का 24 हो गया। अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखेंगे। अब अपना क्या है, ये 16 है, 24 है, काट दो इसे, 8 2 जा और ये जाएगा आपका 8 3 जा, ठीक है। तो ये माइनस का 2 आ गया और ये माइनस का 3 आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ कि ये वाला अपना यहाँ से हम निकाल लेते हैं और इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब देखो, यहाँ से और यहाँ से ना क्या क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं लिखता हूँ इन सारी चीज़ों को, देखो ध्यान से पड़े ही। 2 मैंने कॉमन निकाला तो उधर क्या बचना चाहिए, 31 माइनस का एक्स अपॉन का माइनस का 2, है ना। इक्वल टू में क्या आना चाहिए भाई, 88 माइनस का 2x था और अपॉन में था माइनस का 3। अब ये माइनस का माइनस में कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से यहाँ। और अब अपने पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये 3, ये आपका 2 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अपना इधर से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और हम इस 3 का क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 3 का इंटू कराते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये माइनस का 3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 88 माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर मैं इस -2 को यहाँ पर भेज दूँ कहाँ पे, RHS में, तो माइनस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 88 माइनस 93। 88 माइनस 93 का मतलब कितना आता है भाई, फटाफट से बोलो मुझे ज़रा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन माइनस का। तो इधर ही कितना हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5। तो अपना x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझे x इक्वल टू 5 पता चल गया है, बात समझ में आ रही है ना। x मुझे कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब मैं फिर से हटा देता हूँ सारी चीज़ों को। अब मुझे क्या करना है, x+4 यानी कि 5+4 ये 9 आ गया और ये आपका 15+1 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 9 और 16 का। तो देखो, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोपोर्शनल
मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट का। जैसे लेट्स से मुझे एक्स और वाई का अगर मीन निकालना है तो मैं उनका क्या कर दूंगा, अंडर रूट का एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। पता है सबको ये वाली चीज़। तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 9 इंटू में 16, यानी इक्वल टू आपका 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो है यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। अब जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शंस में कोई 12 आंसर है क्या। हाँ भाई 12 हमारा यहाँ पर डी नंबर पर है। हम इसे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूँ आपको, क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फ्लैश आउट करूँगा, ऑप्शन दिखाऊंगा, आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो भाई, अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसे खुद से आप ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे पॉज करके ट्राई किया होगा, नहीं किया तो बेटा कर लो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तो आपको चीज़ों को पढ़ने में समझने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें खैर समझो, अगर कुछ बच्चों को नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए टेक 30 मिनट्स मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, है ना। तो ए क्या करता है, बी से कितना टाइम ज़्यादा लेता है अपनी 15 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो 30 मिनट्स ज़्यादा ले लेता है ये, ठीक है। ये बात हो रही है। इसके बाद क्या बोला है, ए डबल्स इज स्पीड, यानी कि ए अगर अपनी स्पीड को 2a कर लेता है, लेट्स से ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, और ए अपनी स्पीड को 2a कर लेता है, तो क्या हुआ, ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। वो बी से क्या करता है, 1 आवर लेस लेता है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी, तो बी की स्पीड बता दें। अब इसे करने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा वही मैं आपको बताऊंगा। आपको इसे करने की सबसे राइट अप्रोच क्या होगी, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल करनी ही नहीं पड़ेगी। जबकि अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से लगाने बैठ गए ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। खैर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे आपके दो केसेस में बात हो रही है। सबसे पहले जब ए की स्पीड अपनी क्या है, नॉर्मल है, तब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल दूँ, ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सबसे पहले फेज़ की। तो इनिशियली क्या हो रहा है आपका, ए को 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं बी से। तो अगर मैं बोलूँ ए को टाइम टी लगता है, ठीक है ना, ए को कितना टाइम लगता है भाई, टी लगता है। तो बी को कितना लगेगा भाई, बी को इससे हाफ आवर कम लगता है, यानी कि टी माइनस का 1/2। 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, वो हाफ आवर ही तो हुआ। ये रहा आपका 30 मिनट, है ना। तो टी को इतना टाइम लगेगा, टी माइनस 1/2 लगेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में क्या किया है, ए ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया है, डबल कर लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने अगर अपनी स्पीड को 2 टाइम्स कर लिया है, 2a कर लिया है लेट्स से स्पीड को, तो उसका टाइम क्या होगा, हाफ हो जाएगा कि हो जाएगा जर्नी का टाइम। क्लियर है। अगर पहले टी टाइम लगता तो अब टी/2 लगेगा, अगर पहले टी टाइम लगता था तो अब टी/2 ही तो लगेगा। बात समझ पाए होगी, क्योंकि पहले इसकी स्पीड ए थी, अब इसकी स्पीड कितनी है भाई, 2a है। क्लियर है, बात को समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर इसे टाइम लग जाएगा प्रेजेंट टाइम में टी/2, ठीक है ना। चलो अब अगर इसे टाइम टी/2 लगता है, अब क्या कंडीशन हो रही है, ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी, यानी कि अब इसे बी से वन आवर कम लग रहा है। इसका मतलब आज के टाइम पे टी को कितना टाइम लग रहा होगा, अगर हम यहाँ पे ए से कंपैरिजन करना चाहें तो टी/2 + 1 लग रहा होगा। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हो ना। तो बी को पहले लगता था t-1/2, अब लग रहा है टी/2 + 1। लेकिन अब मेरी एक बात समझना यहाँ पे बड़े ही ध्यान से, कि बी का जो टाइम है, बी की स्पीड तो कांस्टेंट ही है, जितना टाइम उससे पहले लगा होगा उतना ही टाइम अब लग रहा होगा। बात को समझना बड़े ही ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका t-1/2 है, उसकी वैल्यू कितने के इक्वल होगी, t/2 + 1 की होगी। बात को समझ पा रहे हैं क्या, क्योंकि बी के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, बी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, ना ही उसने स्पीड बढ़ाई है, ना ही कुछ भी किया है। बस बी ने तो क्या किया है, अपनी जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था उतनी स्पीड से अब चल रहा है, यानी कि पहले उसे जितना टाइम लगता था अभी भी उसे उतना ही टाइम लग रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। तो इसका मतलब t-1/2 किसके इक्वल है, t/2 + 1 के है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो आपका t/2 है इसे मैं RHS में भेज देता हूँ, और जो आपका माइनस का 1/2 है इसे मैं LHS में भेज देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब इसे हटाता हूँ। जरा इन सारी चीज़ों को हम करते हैं अगले वाली स्लाइड में, ठीक है ना। इसको हटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर मैं t/2 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यानी कि t माइनस का t/2 हो जाएगा, ये आपका t/2 है, और इक्वल टू में अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1 माइनस का 1/2, है ना। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, सॉरी 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, t/2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, यानी कि t/2 इक्वल टू 3/2 हुआ, मतलब अपॉन का 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, अपना जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 3 आवर का आ गया। क्लियर है। अब ये जो टी टाइम था, अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके लिए, मैं फिर से बनाता हूँ, एक बार देखना बड़े ध्यान से। ये ए था, ये बी था। अब अगर मैं आपसे बात करूँ इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियल की बात कर रहा था, तो मेरे पास में टी का टाइम अगर टी है तो बी का टाइम कितना था, टी माइनस का हाफ आवर। क्लियर है, टी माइनस का 1/2। तो अगर अपना टी कितना आ गया है यहाँ पर, 3 आवर्स का आ गया है, ठीक है ना।
एक बार चेंज कर देता हूँ पेन को, देखो ये अपना आ गया 3 आवर। तो बी को कितना टाइम लगा होगा भाई, बी को अपना t-1/2, यानी कि अगर मैं 3 आवर से 1/2 आवर माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2.5 आवर आ जाएगा, यानी कि 2.5 आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जो बी को टाइम लगता है पूरी डिस्टेंस कवर करने में, कितना टाइम लगता है, 2.5 आवर लगता है। अब हमने क्वेश्चन में देखा हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी, यानी हमसे बी की स्पीड पूछी गई है। तो अपने पास पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 है। तो स्पीड निकाल लेंगे क्या यहाँ से, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन का टाइम कितना लगता है उसे, 2.5 आवर, यानी अपॉन में 2.5। यहाँ पे हम एक जीरो ऊपर लगा देते हैं तो 5 5 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 30, और ये चला जाएगा आपका 5 6 जा, यानी कि हमारी स्पीड जो है बी की कितनी निकल के आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ से हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है सबको। बी की स्पीड कितनी आ गई भाई, 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आपका सबसे ज़्यादा सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, और इसमें से आधा क्वेश्चन तो आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए इतना यूज़ कर लिया यहाँ पे पेन, ठीक है। तो सबको क्लियर है। अब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही अप्रोच अपनी लेके चलनी है, ठीक है। हटा रहा हूँ, कितना आ गया अपना 6 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई 6 है क्या अपने पास, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 3 में अपने पास 6 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 6 को क्या है मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो भाई इसको हटा दो, हम जरा ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगला थर्ड वाला। ये तो ईजी हो जाएगा आपसे, इसके ऑप्शंस देख लो, पॉज करके कर लेना, नहीं तो आप मन में कर लेना, हो ही जाएगा ये, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला है हमसे, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितना दिया गया है, 4:5:3 दिया गया है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 25 डेज, यानी कि हमें ए बी और सी की इफिशियंसी पता है कितनी कितनी है, 4:5:3 है, और वो लोग मिलके कितने डेज में कर लेते हैं काम, 25 डेज में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपना टोटल वर्क बता सकता हूँ क्या, टोटल वर्क। तो फटाफट से बोलो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल इफिशियंसी की देख लेंगे कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8, 8 + 4 कितना 12, यानी कि 12 इंटू में अगर मैं टाइम का इंटू कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया, ये नहीं मिल गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। अब क्या बोला गया है, ये अपना टोटल वर्क जो है ना, इसका 35%, इसका 35% कौन करेगा भाई, ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे वर्क का मैं क्या करूँ, 12 इंटू में 25 जो मेरा वर्क है, इसमें मैं 35% निकाल लेता हूँ, और इसमें क्या कर देता हूँ, ए और सी की जो कंबाइंड इफिशियंसी होगी, ए और सी की कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7, यानी कि 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ ए एंड सी मिल जाएगा। क्लियर है, बात को समझ रहे हैं, क्या जाएगा 4 टाइम, 4 से जाएगा ये 3 टाइम, 7 से जाएगा ये 5 टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी 15 डेज लग जाएंगे ए और सी को ये काम कंप्लीट करने में। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 15 डेज जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से देख लो भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्यों देखने को बोलता हूँ, ताकि आपका कुछ टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको अगर वीडियो में ये दिखाता रहूँगा कि ये क्वेश्चन है, अब ये ऑप्शन है, करो बैठ के यहाँ पे, मैं आपको फिर बैठ के यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट दूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से हम चीज़ों को क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे, आपको सारी चीज़ें मुझे समझाते हुए चलना है, और उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें और भी चीज़ें करनी होती हैं। चलो हटाते हैं इसको, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो आपका डीआई का क्वेश्चन आगे से करने की कोशिश करें, और मैंने इसमें आपका अगेन पाई चार्ट का क्वेश्चन भी रखा हुआ है डीआई से, सेम डीआई से अगर हमें टेबल से पाई चार्ट लेके जानी हो तो हम कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जरा ऐसे करने की कोशिश करो, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। देख लो और इसे पॉज करके करने की कोशिश करो। अब देखो अपने पास क्या है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2013, 2014, 2015 एंड 2017। अगर मैं इन सारों का ले लेता हूँ एक साथ, और उनका क्या करना है, इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार इन 2017। तो कितना परसेंटेज लेस देन होगा ये सारी कार के प्रोडक्शन का 17 से, ठीक है ना। तो देख लो भाई 2013 का, टाइप बी का 2013 कितना हो जाएगा, ये 39। इसके बाद में किसका लेना है, 14 15, ठीक है, 45 54, इसके बाद में हमें 60 छोड़ देना है, और 72 ले लेना है, ठीक है। अब अगर मैं इन सारों को ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, ये 39 45 54 72, यानी ये इधर तो आ जाएगा 0, आपकी कैरी चली जाएगी 2, फिर हो जाएगा ये 7 5 7, यानी कि 21 आ जाएगा, ठीक है ना। 19 + 2 कितना हो जाएगा 21। तो 210 तो हमारा आ गया टोटल इसका, टाइप बी वाले का। अब क्या देखना है, ये कितना परसेंटेज लेस देन है 2017 की सारी जो हमारा टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। तो 2017 का सारा देख लो, ये कितना हो जाएगा, 68575, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर कैरी आ जाएगी 2, तो आ जाएगा ये 23 + 2 25, ठीक है ना। तो 255 जो है आपका 2017 का आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 210 कितना परसेंटेज लेस देन है 255 से, तो लेस देन तो भाई 45 है, और किसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, 255 के साथ में, तो 255
ठीक है ना। कभी भी जिसके भी साथ कंपैरिजन होता है परसेंटेज के केस में वही नीचे आ रहा होता है, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब इंटू में 100 कर देता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है, कितना परसेंटेज लेस देन है। तो देखो भाई ये कितना जाएगा, 5 9 जा और ये जाएगा 5 5 जा और 5 1 जा, यानी कि हमारा कितना आ गया, ये 900 अपॉन का 51 आ गया। 51 का डिवाइड कर डालो 900 में, फटाफट से कितने टाइम जाएगा, 51 1 जा 51 और आपका इसमें रिमाइंडर बचेगा 39, एक जीरो आ जाएगा तो 7 टाइम चला जाएगा तो 51 7 जा कितना होता है, 357। 357 आपका 390 में से माइनस करो, 3 आएगा है ना, 33। तो 330 आ गया। यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट डाल के हमने जीरो डाल दिया और आपका 51 6 जा कितना होता है, तो 306 है ना, तो आराम से चला जाएगा। तो 17.6 के आसपास आपका जो है आंसर निकल के आएगा। तो देखते हैं भाई ऑप्शन में अपने पास 17.6 कुछ है कि नहीं है। चलो भाई आ जाओ, 17.6, हाँ भाई पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है हमारा, 17.6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, 30 तक के जो आपकी टेबल हैं, स्क्वायर हो गए, रूट हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है, अगर अभी तक नहीं की है। अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसको हटाते हैं, अब फटाफट से अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो आप लोग फटाफट से, ठीक है ना। इसके भी ऑप्शन देख लो, देखने हैं तो सिंप्लीफाई करो इसे, फटाफट से बोलो, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की होगी। चलो अब देखो ये लिखा क्या हुआ है अपने पास, 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई, अब ऑफ है तो ये 5 के साथ नीचे ही चला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ वाला हमारा क्या करता है, पहले सॉल्व होता है। क्लियर हो गया, ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू में 2 का, इंटू का 2 एज इट इज़ लिख दिया हमने। बार रेड कलर ले लेता हूँ, देखो इंटू 2 लिख दिया, प्लस में क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पर प्लस की कहानी शुरू, 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5, 2 ऑफ 5 यानी कि यहाँ पर 2 ऑफ 2 है ना, तो 2 इंटू में 2 आपका ही नीचे आएगा। फिर जो इंटू का 5 है वो ऊपर ही रह जाएगा आपका, फिर आ जाएगा ये माइनस का ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर इंटू में 2। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं, सबको दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 2/5 है ना। फिर आ जाएगा ये प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है भाई कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का 1। ठीक है भाई, अब इसका फटाफट से एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 से हमारा ये कितने टाइम चला जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है, कितना हो जाएगा 29 माइनस 10, यानी कि 19/10 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो देखो भाई 19/10 कोई ऑप्शन है क्या, फटाफट से देख लेते हैं। 19/10, हाँ भाई अपना सी वाला जो ऑप्शन है 19/10 है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम टिक कर देते हैं और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो ऑफ वाला लिखा है ना, ये ऑफ वाला इसके साथ चिपक के जाएगा, या फिर आप इसका सीधा सीधा पहले ही मल्टीप्लाई करा दो, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें 5/25 कर देना और फिर अपना ये जो साइड में 2 × 2 है वो कर लेना। क्लियर है, ऐसे आप कर लिया करो ऑफ वाली चीज़ों को, बस हमें इतना छोटी सी बात समझनी थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको मैंने सेट 1 में ही समझाया था, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको ये चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आपने तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो गई होंगी, अगर नहीं हुई है तो आप इन्हें थोड़ा सा मेमोराइज़ करके रख लोगे तो क्या होगा ना, एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, समझ रहे हो। और इतना टाइम बच जाने का मतलब है आप और क्वेश्चन पर टाइम दे पाओगे जहाँ पर टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए, वो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट एटलीस्ट याद होने चाहिए। आप अगर मैथमेटिक्स लगाना चाह रहे हो, अगर आप बिल्कुल फिक्स टाइम में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो, अच्छे ही रैंक लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड जो आपके रिजल्ट हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। खैर हटाता हूँ इसको। देखो भाई क्वेश्चन को अब इसे कैसे करना है, आपके पास में cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी अपने पास बेस कितना आ गया 2p आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया 1 प्लस का p² आ गया, ठीक है। वैसे जिन बच्चों को पता है इस केस में आपका कभी भी 1 + p² हाइपोटेनस होता है और आपका बेस 2p होता है, तो ऐसे केसेस में आपका जो परपेंडिकुलर हो रहा होता है वो कितना आ जाता है भाई। जिन बच्चों को पता है फटाफट से मुझे ज़रा बता देंगे, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका 1 - का p², ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 - का p², 2p और 1 + का p², ये आपस में क्या होते हैं भाई, आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो कैसे आता है, ये आपका अगर b हो गया, ये आपका h हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, p² क्या होता है h² - b², यानी h² करते हैं तो 1 + p का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाएगा a² तो 1 + का p² का होल स्क्वायर करोगे यानी p⁴, ठीक है, प्लस में 2p², ठीक है ना। मैंने 1 + p² का होल स्क्वायर कर दिया, और इधर ये आ जाएगा आपका माइनस का h² - b² होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4p²। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, ठीक है।
अब देखो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस का पी की पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 पी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया अपना 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और ये इक्वल टू में किसके है, ये परपेंडिकुलर जो है अपना इसके होल स्क्वायर के है। तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा अपना कितने के इक्वल आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने जो इतनी सारी कहानी करी है, अगर आपको ये रिजल्ट पूरा पहले से ही पता होता तो आप क्या करते, सीधा ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अब अपने को पूछा क्या है, टेन थीटा ही तो पूछा है। टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है पी अपॉन बी, यानी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन का कितना हो जाएगा, तो भाई 2p। क्लियर है, पी अपॉन का बी तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन का 2p। देखो भाई ऑप्शन में है क्या कोई 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन का 2p। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जो थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम टिक कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ, ठीक है ना। हटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। देखो भाई अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं इसको। बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से देखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और इसको आप नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है ना। चाहो तो इसे क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। देखो आप ध्यान से, तो देखो भाई एक ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद सेंटर हो, यानी कि क्या बात हो रही है भाई कि एक सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल है उसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, यानी कि आपका ये ट्राइंगल क्या है सर्कल के अंदर है। कोई बात नहीं ये भाई, ठीक है। इसके बाद क्या बात हो रही है कि ए ओ इज़ प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल एट के, यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। और ये लेट से अगर मैं ट्राइंगल के पॉइंट्स बना देता हूँ ए बी सी, तो इस ए ओ को क्या किया गया, इंक्रीज़ किया गया और ये जाके आपका के पॉइंट पर मिल जाता है सरकमफ्रेंस पे, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के। तो लेट से मेरा ए डी है ये हो गया मेरा ए डी, और ये क्या है, ए डी आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ से थोड़ा अच्छा ठीक नहीं लग रहा ना, इसको ए डी को ऐसा डालते हैं, ठीक है ना। ये आपका ए डी ऐसा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बी सी के ऊपर। तो बोल रहा है कि एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि अगर मैं दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ, ध्यान से समझते जाना आप लोग, ठीक है ना। कहीं भी डाउट है पूछ लेना। अब अगर मैं एंगल बी कितना बोल दूँ, 80 डिग्री बोल दूँ, एंगल सी बोल दूँ यहाँ पर है मेरे पास 64 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, एंगल डी ए के की वैल्यू बता दो हमसे। एंगल डी ए के, डी क्या है, ये आपका डी है और ये ए है, ये के है। अब देखो यहाँ पर आपसे ये छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, ये चुटकू बुटकू सा, ये इस वैल्यू की हमसे वैल्यू पूछी गई इस एंगल की, ठीक है ना। अब देखो बात को बड़ी ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, मुझे पता है ये जो आपका यहाँ पर कहीं पर सेंटर है ओ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस ओ से यहाँ इसको सी पॉइंट को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। किसी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है भाई, नहीं हो रही होगी। चलो अब ज़रा दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, ज़रा बड़े बड़े ही ध्यान से देखना। इस सर्कल के लिए ये ए सी क्या है, एक कॉर्ड है कि नहीं है, ये ए सी क्या है, सर्कल की कॉर्ड है। तो अगर एक कॉर्ड से सेंटर पर एंगल कितना बनता है, ये आपका सेंटर है, ये कॉर्ड इस सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगी वो क्या होगा, बताएं ज़रा मुझे। वो एंगल क्या होगा, यही सेम कोड क्या करती है, आपकी सरकमफ्रेंस है, ये आपकी सरकमफ्रेंस पे है ना बी वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट से लेट से कोई एंगल बनाती है आपका थीटा। तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये थ्योरम पता है सबको, क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पर अब 80 डिग्री का एंगल बनता है तो एंगल ए ओ सी कितना होना चाहिए, बताओ जरा मुझे, एंगल ए ओ सी कितना होना चाहिए। ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी आपका 80 का 2 टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 80, अर्थात अपना ये 160 डिग्री निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रही है क्या। तो अपना जो एंगल ए ओ सी है वो 160 डिग्री आ गया। अब क्या बोल रहा है, हमें मेज़र बता दे एंगल डी ए के की, हमसे वैल्यू पूछनी है, ठीक है। अब ये तो इधर हो गई कहानी। अब जरा आप देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, अब मैंने देखा इस ट्राइंगल में 2-3 बातें और हैं, ज़रा सा बड़े ध्यान से देखना। ये जो ए ओ होगा और ये जो आपका सी ओ है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, यानी इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो रही है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग वाले वो भी इक्वल होंगे, यानी ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल अगर मैं ए ओ सी की बात कर रहा हूँ तो थीटा प्लस का 160 डिग्री इक्वल टू में कितना होगा, 180 डिग्री के होगा। तो यहाँ से मुझे थीटा कितना मिल जाएगा भाई, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अब मैं ये थोड़ा सा जो आपका थोड़ा कचरा सा लग रहा है ना, ये हटा देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये अब जरा मैं सारी चीज़ें हटा रहा हूँ यहाँ से, बड़े ध्यान से देखना। मेरा जो थीटा है वो 10 डिग्री निकल के आ गया, आपको पता चल गया कि थीटा भाई 10 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब अगर मैं वापस आपसे बात करूं इस वाले एंगल की, तो मैंने ये एंगल कितना निकाल लिया है, 10 डिग्री निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बोलो हाँ,
ठीक है ना। ये एंगल 10 डिग्री हो गया आपका, और ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ भी ये 10 डिग्री निकल करके आ गया है, ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मुझे निकालना है एंगल डी ए के, यानी कि अगर ये मुझे पता चल गया 10 डिग्री है तो मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए। अब अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो कोई इशू नहीं है, आप ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी में देख लो, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, तो बचा हुआ ये वाला जो चुटकू सा एंगल है कितने का हो जाएगा, 90 + 80 कितना होता है 170, 180 में से 170 जाएगा तो मुझे बताओ ज़रा कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका ये वाला जो छोटा सा एंगल हो गया इस साइड का, ये भी कितना निकल के आ गया 10 डिग्री निकल के आ गया। बात को समझ पा रहे हैं, ये वाला एंगल 10 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 10 डिग्री हो गया। अब मुझे अगर पूरा ये एंगल ए पता चल जाता तो मैं उसमें से इन दोनों को 10 को माइनस कर देता तो मुझे एंगल डी ए के की वैल्यू पता चल जाती, हाँ कि नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरा एंगल जो आपका ए है, एंगल ए कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री माइनस का 80 और माइनस का 64, है ना, क्योंकि आपका एंगल बी और सी कितने हैं 80 डिग्री है और 64 डिग्री है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 80 + 64 कितना होता है 144, 180 में से आप 144 को माइनस करोगे 36 डिग्री जो है अपना एंगल ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ एंगल डी ए के, एंगल डी ए के कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ए तो पूरा है, ठीक है। इसमें से आप ये वाला एंगल माइनस कर दो, कौन सा, बी ए डी, ठीक है ना। एंगल बी ए डी कितना है 10 डिग्री है, ये माइनस कर दिया। अब इसमें से आप ये वाला भी माइनस कर दो, एंगल कौन सा भाई, ये एंगल के ए सी, कौन सा एंगल के ए सी, कौन सा के ए सी, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देख लेना कहाँ पे एंगल के ए सी बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो मैंने 10 डिग्री के हटा दिए, तो कितना आ गया अपना एंगल डी ए के बना हुआ है ये, ठीक है ना। ये अपना कितना आ जाएगा आपका 16 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल डी ए के कितना हो जाएगा भाई 16 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हटाता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से, ठीक है ना। चलो भाई इसको हटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई अगला क्या है अपने पास। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये आपके रहे ऑप्शंस और ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। आप देखो इसे हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रही है पूरी इक्वेशन, आपको इसको क्या करना होगा, एक साइड लेके आना होगा और हमें इसमें क्या क्या करना होगा फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये अपना 16x² प्लस का 9y² प्लस का 4z², ठीक है ना। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक एक को उठा के इस साइड लेके आ रहा हूँ अपना किस में RHS LHS में, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24x हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना कितना हो जाएगा भाई प्लस का 24y हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 24z, और इसके बाद में प्लस का कितना तो 61, क्लियर है। इतना सा आ जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा आपकी 0, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ क्या क्या करना है। अपने पास में ये 16x² दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 16x² दिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि ये माइनस का 24x है, तो मैं इसको लेके यहाँ पर आ गया माइनस का 24x। अब मुझे यहाँ से करना क्या है, अगर मुझे इन सारी चीज़ों की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक ना एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी हर एक कोएफिशिएंट के साथ, यानी एक x के साथ बनानी पड़ेगी, एक y के साथ, एक z के साथ। तो मैंने देखा ये 16x² यानी ये तो 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और ये 24x अगर मैं इसे फॉर्मूले में पिरोना चाहूँ 2ab वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4x हो जाएगा, यानी कि मुझे क्या चाहिए और 2 4 6 हो गया है ना, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये आपका इंटू 3 है। तो मुझे कहीं ना कहीं से 3 का स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर +9 लिख देता हूँ। और ये मैं 9 कहाँ से लेके आया हूँ, इस 61 में से मैंने 9 को उधार ले लिया, ठीक है ना। मैंने इसमें से 9 उठा लिया और मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया है, क्लियर है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया अब 4x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा 9y² लिखा हुआ है ये मैंने 9y² एज इट इज़ लिख दिया है। इसके बाद में आपका प्लस में 24y है, ओके, यानी कि आपका ये तो है 3y का होल स्क्वायर, और ये आपका 2 इंटू 3 करोगे 6 हो जाएगा, और 6 4 जा होता है 24, यानी कि मुझे यहाँ पर 6 4 जा 24 मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, मुझे यहाँ पर 16 चाहिए तो मैंने 16 लिख दिया। और ये 16 मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तो मैं ये उधार ले लिया, मैंने 61 में से 16 और निकाल लिया, ठीक है ना। 16 निकाल चुका हूँ, 9 निकाल चुका हूँ, ठीक है ना। अब कितना बचेगा इसके पास 16 और 9 25, 25 आप 61 में से माइनस करो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा ये आपके पास, ये बचेगा अपना 36, ठीक है ना। तो इसके पास में अब बस 36 बचा हुआ है, क्लियर है। बस अब आते हैं अगली कहानी पर। अब हमने किया ये प्लस, अब हमारे पास ये 4z² है तो मैंने लिख दिया 4z²,
ठीक है ना। इसके पास में है माइनस का 24z, यानी कि ये तो हो गया आपका 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इंटू 2z बोले तो 4z, और 4 6 जा होता है आपका 24। तो ये कितना हो जाएगा, मैं 6 का स्क्वायर चाहिए यानी कि मुझे 36 चाहिए, और ये मैंने इससे बाकी का बचा हुआ 36 भी इससे उधार ले लिया, और ये इसकी कहानी तो हो गई खुद ख़त्म। ठीक है ना, इसने अपने आप को ख़त्म कर दिया उधार देते देते। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इक्वल टू में क्या है आपके पास 0 है। तो अब देखो कहानी क्या बन गई है, ये हो गया है आपका 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर आपका ये क्या बन गया है भाई, 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर इसी तरीके से जो अगला बना है आपका वो बन गया है 4z यानी 2z, और आपका -6 का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये इन तीनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 है। तो अब मुझे बताओ, अगर तीन चीज़ों का स्क्वायर है और वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, अलग अलग 0 रही होंगी, यानी कि 4x माइनस 3 अपने आप में 0 रहा होगा, 3y प्लस 4 अपने आप में 0 रहा होगा, और 2z माइनस का 6 अपने आप में 0 रहा होगा। तभी तो हमने जब इन तीनों के स्क्वायर को ऐड किया वो इक्वल टू 0 आ रहा है, क्लियर है। क्योंकि स्क्वायर के बाहर निगेटिव चीज़ आ नहीं सकती है, तो आपकी बस एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 4x माइनस 3 इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 करता हूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/3। क्लियर है ना, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ प्लस का आपका कितना है, ये 2z माइनस 6 इक्वल टू 0 करता हूँ तो आपका z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3। ठीक है ना, z आ गया अपना 3। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल ली है। आपको ये नोट डाउन करना हो नोट डाउन करो, अब मैं से रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो भाई, ज़रा सा इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और रब कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब देखो बड़े ध्यान से, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एक्स वाई प्लस 2z, यानी कि एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 3/4 इंटू में माइनस का 4/3, क्लियर है, प्लस का 2 इंटू जेड यानी कि 2 इंटू में 3। क्लियर है ना, यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ रही है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 में से आप -1 कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, और ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर बनाने होंगे अलग अलग, और वो आपको समझ में कैसे आएगा स्क्वायर बनाना, वो मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखा दी है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है। चलो भाई इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, समझ में आ गया ना सबको। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, 5 आंसर हमारा आ रहा था, ठीक है ना। चलो हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को आप जरा देखो और इसे करने की कोशिश करो। ये रहा आपका क्वेश्चन, पॉज करके देख लेना, और ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है ना। चलो भाई करो। तो आप ध्यान से समझो क्या बोला गया है हमको। रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1240 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। अब क्या हुआ है, इसने रेनू ने कोई आर्टिकल खरीदा 1240 रुपीज़ का, क्लियर है। अब इसने इसको अगर 25% के लॉस पर बेच दिया है, मतलब इसने इसे 75% पर बेच दिया होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसने इतने पर बेच दिया। अब क्या बात है, इसे इतने रुपए मिल गए होंगे, 1240 का 75% इसे मिल गया होगा वापस, ठीक है ना। तो अब क्या है, विद दिस अमाउंट शी बॉट अनदर आर्टिकल, अब उसने इतने रुपए का क्या किया है, दूसरा आर्टिकल खरीदा और उसे गेन पर बेच दिया 40% के। तो अब अगर मैं बोलूँ उसने इतने का आर्टिकल है, कितने गेन पर बेचा है, तो 140/100 बोल सकता हूँ क्या। तो अब जो इस आर्टिकल की उसे कीमत मिली है वो 140/100 मिल गई है। तो अगर मैं इससे बोलूँ इसने ओवरऑल कितने की, देखो इधर दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार। अब देखो अगर मैं यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि अगर हमारा जो ओवरऑल हमें परसेंटेज प्रॉफिट देखना है तो हमें क्या करना होगा, ये इसका अपना यहाँ पर क्या बनेगा, सी बी बनेगा, और जो हमारा फाइनल एस पी है वो कितना आ रहा है, 1240 इंटू 75/100 इंटू 140/100, क्लियर है। तो सबसे पहले देख लो भाई, इसका जो फाइनल एस पी है वो कितना निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 3/4, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 7/5, 20 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से फटाफट से काटना शुरू करते हैं। 4 से जाएगा 4 3 ज़ा 2 ज़ा, और ये आपका 0 का 0, क्लियर है। अब ये कितना जाएगा आपका 5 से 5 6 जा, और आपका 5 2 जा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, 5 4 जा, ठीक है ना। तो अब आपका ये हो गया 64, हाँ कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। 64 होगा क्या, वेट अ सेकेंड, 4 3 ज़ा और 4 1 जा जाएगा ये, वेट अ सेकेंड, ठीक है ना, यहीं पे गलती कर दी हमने।
310 आएगा और ये आपका 62 आएगा। क्लियर है। तो अब ये अपना आ गया 62, यानी कि अपना जो फाइनल एसपी है वो कितनी आ जाएगी, 62 इंटू में 3 इंटू में 7, यानी 67, 62 इंटू में 21। तो 62 इंटू में 21 करते हैं, कितना आ जाएगा ये 21, 21 टू जो 42, 2 और 4 कैरी यानी 130। क्लियर है। तो 1302 क्या आ गया, अपना एसपी आ गया फाइनल वाला। तो अब अगर मैं बोलता हूँ आपसे, यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, कोई चीज़ हमने 1240 रुपीज़ की खरीदी है और 1302 रुपीज़ की बेच दी है, तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये देख लो भाई, 1240 यहाँ से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि मुझे 62 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, और कितने पर हुआ, तो 1240 रुपीज़ पर, और मुझे परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज उसकी निकाल रहा हूँ। क्लियर है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 62 से जाएगा ये 2 टाइम्स और 2 से जाएगा ये 5 टाइम, यानी कि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है कितना आ जाएगा, 5% जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कैसे कैसे निकाला है हमने, 1240 से फाइनल वाले एसपी तक लेके चले गए हम 1240 को, वहाँ से हमने एसपी निकाल लिया, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट परसेंटेज का हमने ईजी सा जो है अपना फॉर्मूला लगा के उसको निकाल लिया है। ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई 5% आया था ना हमारा ऑप्शन में, देखो भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर है सबको। आगे आते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डीआई का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो आप। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे, तो बताओ या मुझे फटाफट से क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, आई होप कि आपने ट्राई करके देखा होगा। अब जरा हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ़ द डेटा रिगार्डिंग, देखो बड़े ध्यान से क्या बोला गया है, इफ़ द डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी, यानी कि जो टाइप बी की कार्स के प्रोडक्शन का डेटा है, अगर हम इसे पाई चार्ट में बनाते हैं, तो एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2016, तो 2016 में जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो एंगल कितना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक पाई चार्ट ही बना देता हूँ। ठीक है। तो लेट्स से अपना पाई चार्ट है, इसमें कितने पार्ट होंगे, 5 होंगे, तो मैंने ऐसे रफली आपके 5 पार्ट बना दिए। कितने कितने के हैं भाई, एक 39 है, 45 है, 54 है, 60 है, और आपका 72 है। क्लियर है। तो ये आपके सेक्शंस यहाँ पर हो गए। अब क्या बात होती है ना, कि अगर मैं बोलूँ ये आपका पाई चार्ट है, तो इसमें आपका पाई चार्ट में पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है ना। तो 360 डिग्री का आपका पूरा एंगल बन रहा होता है। अब अगर मैं इनको देखता हूँ, सारे डिजिट्स को ऐड करके देखता हूँ, तो अपना ये टोटल नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर। तो एक बार सारों को डिजिट करो, एक बार ध्यान से देखना, 5 4 2 9, ये आपका यहाँ पर तो आ जाएगा ये 0। ठीक है ना। 0 172 है, 39 है, यहाँ से 159 हो जाएगा। तो ये जाएगा 5 2 कैरी है तो 7, और इसके बाद में आपका ये 1 + 1 2। ठीक है ना। तो 270, यानी कि यहाँ पर आप इन सबको ऐड करके देखोगे, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 270। इसका मतलब क्या हुआ, 270 की वैल्यू हमारी 360 डिग्री है। क्लियर है। तो हमसे किसकी पूछ रहा है वो, डिग्री में वैल्यू हमसे 60 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमसे किसका पूछा गया था भाई, जो 2016 में प्रोडक्शन हुआ है। तो 2016 में हमारा 60 प्रोडक्शन हुआ है, तो अगर 270 की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 की हो जाएगी 360 अपॉन का 270 इंटू में 60। कोई इशू है क्या, बोलो। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट से देखो, 0 है आपका, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा आपका 9 टाइम, 3 से जाएगा 2 टाइम, 9 से चला जाएगा ये आपका कितने टाइम, तो 9 से 40 टाइम, यानी कि 40 इंटू 2 डिग्री अपना आएगा। अर्थात अगर मैं बोलूँ 40 इंटू 2 कितना होता है भाई, 80 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है 2016 ईयर में फैक्ट्री बी से, वो कितना हुआ है भाई, 80 डिग्री का हुआ है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पाई चार्ट के सेंट्रल एंगल की बात करूँ, तो बात समझ में आ गई कैसे निकाल रहे होते हैं। बस आपका जितने नंबर्स हैं सारे ऐड कर दो, और उनकी जो वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री के इक्वल आएगी। इतना करना होता है हमें बस। क्लियर है। चलो इसे हटाता हूँ। अब देखो अपना कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। फटाफट से हाँ बोलो, और अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो उसे लाइक जरूर करते जाना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है ना। तो अगला फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया है, करके देखें जरा। ये देख लो आपके सामने ये डीआई है, और आपके ये ऑप्शंस हैं। पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। चलो भाई, तो आपने कोशिश कर ली होगी। अब देखो ध्यान से, द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कार का प्रोडक्शन दिया गया है। द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप सी एंड ई टेकन टुगेदर इन 2013, यानी 2013 में हम सी और ई का टुगेदर देखें तो, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो 2013 में सी और ई का टोटल कितना आ रहा है भाई, सी का 52 है, ई का कितना है 36 है, ये आपका हो जाएगा 88 टोटल। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा 88। अब क्या बोल रहा है, इसका रेशियो में किसके साथ निकालना है, एक बार देखते हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप
डी इन 2014, टाइप डी इन 2014 भाई कितना है 42 है, ठीक है। तो 42 प्लस में 2016 में टाइप डी कितना है भाई, 2016 में टाइप डी है अपना 46, तो 42 प्लस 46 प्लस में कितना आएगा। एंड टाइप ई इन 2017, यानी कि आपका 2017 में कितना है भाई, 2017 में है किसका, टाइप ई का, टाइप ई का 27 में 55 है, तो ये हो गया 55, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 88 प्लस 55 यानी कि 143। तो हमसे वो रेशियो पूछ रहा है, आपका पहले कितना निकाला था मैंने, 88 निकाला था ये, ठीक है ना। तो 88 और 143 का रेशियो पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है, 88 अपॉन का 143 कर दो, इसे 11 से कट करेंगे तो 11 8 जा और 11 1 जा एंड 11 3 जा, तो रेशियो कितना आ गया अपना 8:13, अपना रेशियो निकल के आ गया है। कोई इशू है क्या किसी को, 8:13 यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लो फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर है ना। चलो इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं जरा सा, एक बार मैं रेड पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेड पेन से अच्छी फील आती है, हाँ कि नहीं। ट्राइंगल ए बी सी आप देख लो एक बार, ट्राई करो खुद से, ठीक है ना, बहुत ईजी है, हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है बात आपकी कि एरिया ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है ना, ये आपसे बोल दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो जो आपका रेशियो होगा साइड्स का, लेट से मैं बोलता हूँ, लेट से आपकी साइड्स का रेशियो जो ए बी है, ए बी अपॉन का डी ई इक्वल टू में बी सी अपॉन का ई एफ इक्वल टू में सी ए अपॉन का एफ डी। क्लियर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इन दोनों का, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रूट होगा, ठीक है ना। तो ए बी सी वाले ट्राइंगल का रूट एरिया कितना है 100 है, और आपका डी एफ वाले का एरिया 49 है, तो इन दोनों के एरिया का जो रूट होता है ना वो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर है, इन दोनों के रूट्स का रेशियो, तो भाई कितना आ जाएगा ये 10 अपॉन का 7, यानी कि इन तीनों जो इन दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होंगी उनका आपस में रेशियो कितने इक्वल आ जाएगा, तो 10/7 के इक्वल आ जाएगा। और अब हमसे पूछा क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज़ 5। अच्छा, ये ओनली रेशियो आपका साइड्स का ही इक्वल नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी सी में आपका एल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर बोलूँ या एल्टीट्यूड बोलूँ, बात एक ही होती है, ठीक है ना, हाइट होती है बेसिकली आपकी। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बोल देता हूँ हाइट अपनी h1 है, एल्टीट्यूड h1 है, और ट्राइंगल डी एफ का जो हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है वो h2 है, ठीक है ना। तो h1 अपॉन h2 का जो रेशियो होगा वो भी 10/7 के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, ये आपको पता है, क्लियर है, छोटी सी बात है। अब ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी में 5 है, यानी कि h1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो h1 को हटाओ, यहाँ पर 5 डाल दो, कोई इशू नहीं है, ये हमें पता है 5 है, तो अब बस यहाँ पे करा दो आप क्रॉस, नहीं तो 5 से जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो हमारा h2 कितना निकल के आ जाएगा, आप यहाँ से देखोगे तो h2 इक्वल टू 7/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3.5 निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो अल्टीट्यूड है किसका, ट्राइंगल डी ई एफ का, वो कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, छोटी सी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी सिमिलर ट्राइंगल वाली, तो आई होप कि ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना, हो गया आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 3.5 आपका इसका आंसर है, कौन भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप इसे पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना, जैसे आप कर सकते हो इसे ट्राई करो। और ये रहे आपके ऑप्शंस, ये देख लो ऑप्शंस हैं, और ये आप इस क्वेश्चन को जरा सा ट्राई करके देखें, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से सुनना आप बातों को, क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आपका सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारा लेट से ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, यानी अगर मैं बोलूँ ये आपका ए डी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी के ऊपर, ठीक है, और बी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, यानी आपका ये जो ई पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये आपका परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। अब ए डी और बी सी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से एफ पॉइंट पे, यानी कि ये हो गया आपका एफ पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, बी एफ इक्वल टू में ए सी है। अब ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा ही सही निकल के आया है कि हमें पता चल गया बी एफ इक्वल टू में कितना है भाई, ए सी के इक्वल है, यानी आप ये पूरा समझ लेना, ए सी मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, लेकिन ये पूरा ए सी ही है, ठीक है ना, नहीं तो आप ये ई सी समझ लो, ठीक है। तो बी एफ किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, क्लियर है इतनी सी बात। अब जरा मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि लेट से आपका ये तो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री काम चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ ये आपका 90 डिग्री है और ये एंगल है आपका अल्फ़ा, ठीक है ना, आपका ट्राइंगल बी एफ डी में ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए, यानी ये भी अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। अब अगर ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो थर्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्लियर है।
इसी तरीके से अगर ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या? इतनी सी बात समझ में आती है सबको? हाँ भाई, चलो। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ, ठीक है ना, अब मैं आपसे दो ट्राइंगल के जो है बातें करने वाला हूँ आपसे। एक तो मैं बात करूँगा ट्राइंगल बी डी एफ की, ठीक है, ट्राइंगल बी डी एफ की। लेकिन अब आप जो दूसरा ट्राइंगल समझ रहे हो ना, वो बी, ये आपका ए एफ ई नहीं है। मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्राइंगल, दिखाता हूँ, ट्राइंगल ए डी सी की, ठीक है ना, ट्राइंगल ए डी सी की। तो देखो कैसे होगी, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब देखते जाओ, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर ये एंगल मेरा 90 माइनस अल्फ़ा है, मैं ट्रायंगल ए डी सी में देखता हूँ, ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में देखूँ, इसमें आपका क्या है एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, अब सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्रायंगल बी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी के? क्योंकि आपका जो एंगल डी ए सी है वो 90 माइनस अल्फ़ा है। ऐसे ही आपका यहाँ पर एंगल जो एफ बी डी है वो आपका 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल। और एंगल डी तो आपका इक्वल है ही सही, 90 डिग्री 90 डिग्री है दोनों साइड, ये भी 90 ये भी 90 है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे एंगल डी एफ बी की, तो एंगल डी एफ बी भी अल्फ़ा है, और आपका एंगल डी सी ए भी अल्फ़ा है, डी सी ए, ठीक है, डी सी ए भी अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल आपस में सिमिलर निकल के आ गए। इसका मतलब क्या हुआ आपका, बी एफ अपॉन का ए सी इक्वल टू में किसके हो जाएगा, बी डी अपॉन के ए डी के। बोलो हाँ कि नहीं, बी डी अपॉन के ए डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो ज़रा, अगर मैं बोलूँ बी डी अपॉन ए डी के इक्वल है, ठीक है ना, ये बी डी है और आपका ये ए डी है। अब बात को समझना, मुझे यहाँ पर पता है कि बी एफ इक्वल टू में ए सी है, मैं यहाँ पर बी एफ की प्लेस पर ए सी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। ए सी अपॉन का ए सी इक्वल टू में बी डी अपॉन का ए डी। कोई दिक्कत पड़ी क्या मुझे? कोई दिक्कत नहीं पड़ी। यहाँ से ए सी कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो बी डी है इक्वल टू में आ गया ए डी के, हाँ कि नहीं। तो अब मुझे पता चल गया कि बी डी क्या है, ए डी के इक्वल है, यानी कि ये जो बी डी है ना, ये किसके इक्वल है, इस ए डी के इक्वल है। तो अब बात की गहराई को बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल की बात करूं, अब देखो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ट्रायंगल ए बी और ये जो डी पॉइंट है, आपसे मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी की, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये एंगल हो गया 90 डिग्री अब। और ये दोनों साइड्स क्या है, इसकी आपस में इक्वल है, यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल बी ए डी और आपका एंगल ए बी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, तो बचे दोनों इक्वल एंगल हैं, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी 45 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, एंगल ए बी सी पूछा गया है, यानी एंगल ए बी सी कितना हो गया, ये 45 डिग्री निकल के आ गया। बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर हुई बात, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से हाँ या ना में जवाब दो मुझे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लेना। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपके सी एच एस एल में देखने को मिल जाएं, ठीक है ना। चलो हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इसका कितना आ गया अपना, 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। इसे जरा आप एक बार ट्राई करो, देख लो, ये क्वेश्चन है आपका और ये रहे आपके ऑप्शंस। एक बार बताओ जरा करके, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज टू इन 2.5 ईयर इज 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज़ 1623 द सम इज़। अच्छा, हमें क्या बोल रखा है कि 10% पर एनम के रेट पर आपके टाइम 2.5 ईयर के लिए कुछ जो आपका रुपए है, लेट से हमने पी प्रिंसिपल लगा दिया है, तो हमें सी आई से कितना पैसा मिल जाता है, 1623 रुपये जो है मिल जाते हैं। यानी कि ये आपका सी आई दे रखा है, ठीक है ना, 10% की रेट से। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना होगा, बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझना आप। ये मैं ज़रा सा रेड पेन लेता हूँ, देखें। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2.5 ईयर का टाइम दिया हुआ है, 10% पर एनम क्या है हमारा इंटरेस्ट है। अब चीज़ों को समझना बड़े ध्यान से। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे प्रिंसिपल पता तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल यहाँ पर लेट करता हूँ। कितना लेट करूँगा, सबसे पहले 10 अपने पास में, 10% पर एनम यानी कि 1/10 है ना आपका जो रेट है, यानी 10 रुपीज़ पर मुझे वन रुपी मिल जाएगा, 10 रुपीज़ पर, ठीक है, 1 ईयर में। यानी कि मैं प्रिंसिपल कितना ले लेता हूँ, 10 इंटू में 10 इंटू में 10। क्यों लिया मैंने 3/10, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो 2.5 है, तो हमें 3 साल का तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 10 इंटू में 10 इंटू में 10। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है आपका, कहीं ना कहीं अगर मैं ऐड करूँगा तो 2 की दिक्कत होगी, तो मैं इसमें इंटू 2 भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। यानी मैंने प्रिंसिपल कितना लेट कर लिया,
₹2000 जो है मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को लेट कर लिया। क्यों किया आपको मैंने वो रीज़न भी बता दिया है, तो कभी भी ये टेंशन मत लेना हम क्या लेट करें क्या ना करें, आपको जो भी आ जाए अपॉन में उसको लेट कर लेना है, सो दैट हमारा अपॉन का जो है वो कैंसिल आउट हो जाए आराम से। खैर, अब अगर मेरा प्रिंसिपल 2000 है, अब मैं बात करता हूँ सीआई निकालने की। ये आपका फर्स्ट ईयर का सीआई हो जाएगा, सेकंड ईयर का सीआई हो जाएगा, थर्ड ईयर का सीआई हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर का सीआई कितना हो जाएगा 2000 का 10% यानी कि 200, ठीक है। अब सेकंड ईयर में पहले तो 200 मिल जाएगा, इसके बाद में इस 200 के ऊपर भी 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ, यानी कि ₹20 ये मिल गए। अब इसके बाद में पहले तो ₹200 मिल गए, प्लस में इस वाले के भी मिलेंगे मुझे 10% यानी ₹20, फिर मुझे इस वाले 200 का भी 10% मिलेगा यानी कि ₹20, और इसके बाद में इस 20 का भी मुझे 10% मिलेगा यानी कि ₹20, सॉरी ₹2 है ना, 20 का 10% कितना हो जाएगा 2। अब मैंने ये 2 क्यों लिया था अब आपको पता चलेगा। देखो, अब मुझे क्या लेना है यहाँ पर 2.5 ईयर का लेना है ना मुझे, लेकिन यहाँ पे ये मेरा कितना आ गया 3 ईयर का, यानी मुझे थर्ड ईयर का कितना चाहिए, ओनली हाफ ईयर का चाहिए। तो थर्ड ईयर में अगर मुझे पूरा इतना मिल रहा है, कितना मिल रहा है मुझे थर्ड ईयर का, अगर मैं टोटल निकाल के देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 242 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी मुझे 240 रुपीज़ 242 मुझे पूरे थर्ड ईयर में मिल रहे थे। तो हाफ ईयर में कितने मिलेंगे, यानी 242 का हाफ कितना हो जाएगा 121, यानी मुझे 121 मिले हैं यहाँ पर हाफ ईयर में, और ये 2 ईयर्स में मिला के मिल गए हैं मुझे 420, यानी मेरे पास टोटल सीआई कितना आ गया 420 प्लस का 121, यानी कि मेरे पास 541 का जो है सीआई आ गया। और इस 541 की वैल्यू अब मुझे कितनी दे रखी है रुपीज़ में 1623, यानी ₹1623 दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू यहाँ से आपका 541 थ्रीजा होता है ये, ठीक है ना। 1623 सीधा सीधा दिख रहा है, थ्रीजा होता है, तो 1 की वैल्यू ₹3 आ गई है। यानी अब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। मैंने प्रिंसिपल कितना माना हुआ था ₹2000, तो अगर 1 की 2000 माना हुआ था है ना, 2000 यूनिट्स मान लो, लेकिन अब मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू आपकी ₹3 है, तो 2000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू में ₹3, यानी कितना हो जाएगा ये इक्वल टू में 3 इंटू में 2000 आपका ₹6000 निकल के आ जाएगा। तो ₹6000 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने का आपका जो सबसे सही अप्रोच होता है वो इसी टाइप का होता है कि आप क्या करें, प्रिंसिपल को कुछ एज्यूम कर लें और इस तरीके से एज्यूम करें कि आपको आगे कैलकुलेशन करने में कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जा सकते हो। कितना आ गया हमारा ₹6000 यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के आ गया है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, हटा देता हूँ। कितना 6000, यानी कि ऑप्शन में कौन सा है, जो अपना बी वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल करेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसे हटाता हूँ, अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसे ट्राई करने की कोशिश करें और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 315 रुपीज़, ठीक है। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹288 इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ 4% एंड बाई वॉट परसेंटेज अबव द कॉस्ट इज़ आर्टिकल मार्क्ड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना, और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी डिस्काउंट हो, एमपी सीपी की बात कर दी जाए तो आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले होता है आपका सीपी, ठीक है। फिर आप लिख दो उसमें एमपी, क्योंकि सीपी पर जितना भी मार्कअप किया जाता है उससे ही आपको एमपी मिल रहा होता है। फिर इस एमपी पे आप जितना भी डिस्काउंट दोगे उससे आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लिख लो। इसके बाद क्या बोला गया, अब हमें मार्क्ड प्राइस कितनी है, 315 रुपीज़ है, यानी कि मैं एमपी के नीचे लिख देता हूँ रुपीज़ में 315। अब क्या बात है, उसने उसे बेच दिया 288 रुपीज़ में, यानी कि यहाँ पर मेरा जो एसपी है 288 रुपीज़ निकल के आ गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, कितना लॉस हुआ है यहाँ पर, 4% का लॉस हुआ है, ठीक है ना। कितना लॉस हो गया भाई, 4% का यहाँ पर लॉस हो गया। और अगर मैं देखूँ ये कितना है, तो वैल्यू में ये माइनस का 27 रुपीज़ है, और अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो 4% का लॉस बता रहा है ये, ठीक है ना, एमपी के ऊपर। अब वो पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट द आर्टिकल इज मार्क्ड। अच्छा, अब ये जो 4% का लॉस है ना, तो लॉस हमेशा किस पे होता है, लॉस हमेशा आपका सीपी पर हो रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेट से मेरा सीपी, दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपना सपोज करेंगे, वेट अ सेकेंड। अब देखो, लेट से हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा सीपी 100 है और मैं इसमें से क्या करता हूँ, 4% का अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मेरा एसपी कितना होना चाहिए भाई, 96 होना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 96 की प्लेस पर ₹288 है, यानी कि 98 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 288 है। तो यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 96 का कितना टाइम्स होता है ये, 96 थ्री जा कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू ₹3 मुझे पता चल रही है ना।
तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, सी पी कितना हो जाएगा भाई 100 × 3, तो सी पी कितना निकल के आ गया है 300 रुपीज़। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या सबको? सीपी मैंने कैसे निकाला है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज मार्क्ड, यानी कि अब आपको मार्कअप परसेंटेज निकालनी है। बेसिकली क्या निकालनी है, मार्कअप परसेंटेज। ये आर्टिकल कितने रुपए ज़्यादा, कितना परसेंटेज ऊपर मार्क किया गया है। यानी कि आपका 15, तो पहले 15 रुपीज़ मार्कअप किया गया क्योंकि 300 की चीज़ थी, 315 में हम बेच रहे हैं, तो कितना हुआ 15 का तो आपका मार्कअप हो गया। और नीचे क्या रखेंगे, तो भाई नीचे हमेशा आप क्या रखते हो, सी को रखते हो मार्कअप में। तो 300 हो जाएगा आपका सी पी, और इंटू में 100 परसेंटेज के लिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से चला जाएगा ये आपका 5 टाइम, यानी कि मार्कअप कितना हो गया, मार्कअप हो गया 5 परसेंटेज का। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है सबको? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अपना आ गया यहाँ पर मार्कअप 5 परसेंटेज। देखते हैं भाई ऑप्शन में है कोई 5 परसेंटेज। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 5 परसेंटेज है, हम इसे टिक कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, इसे बड़े ही ध्यान से लगाएं। और इसका ना जो एक बिल्कुल सबसे सही अप्रोच निकल के आती है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, कैसे किस अप्रोच से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करो, ये आपके क्वेश्चन रहा और ये रहा आपका ऑप्शंस। ठीक है ना, ट्राई करो एक बार इसे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो भाई अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या हमें बोला गया है। सबसे पहले द एवरेज वेट ऑफ अ, वेट अ सेकेंड, द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 68.5 kg। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे हैं, लेट से एक्स बच्चे हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 68.5 kg है। ठीक है ना, ये बात अपनी एक जगह हो गई। इसके बाद में क्या दूसरी बात बोली जा रही है, 4 न्यू स्टूडेंट हैविंग वेट 72.2 kg। सबसे पहले देख लो भाई 72.2 kg का एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है 78.8 kg का। ठीक है, तीसरा बच्चा है 70.8 kg का। ठीक है, ये है आपका 70.8। इसके बाद में जो चौथा बच्चा है वो है अपना 66.7 kg का। ठीक है, तो इतने इतने वेट के बच्चे, 4 बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो अब होता क्या है कि इन 4 बच्चों के ज्वाइन करने की वजह से जो पूरा एवरेज वेट होता है इन सारे बच्चों का, यानी कि x + 4 बच्चों का, उन सारे बच्चों का मिला के हो जाता है 300 kg ज़्यादा। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं क्लास में, कितने थे पहले। तो अब बड़े ही ध्यान से समझना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है पहले के बच्चों का एवरेज जो है 68.5 था। तो अगर मैं इन चारों बच्चों के एवरेज एक बार निकाल लेता हूँ तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किसे आपको अप्रोच करना होगा। सबसे पहले मैं एक बार ना इन चारों बच्चों का एवरेज निकालना चाहता हूँ, इन 4 बच्चों का मिला के एवरेज है कितना। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई आपको, देखो एवरेज निकालने का मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊँ आपको। आपको कोई भी जो इनके आसपास जो सबसे सही नंबर आपको पॉसिबल लग रहा हो वो आप मान लो। यानी कि मैं अगर यहाँ पे 70 मान लेता हूँ, लेट्स से मैं इनका एवरेज 70 है, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है आपका, प्लस का 2.2 है, तो इसको लिख दो। फिर इसके बाद में ये आपका एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 0.8 है। ठीक है ना, ये कितना है भाई, प्लस का 0.8 है। ये दोनों 70.8 70.8 है क्या, अच्छा ये 70.3 है। क्लियर है, तो ये है आपका प्लस का 0.3, राइट। इसके बाद में क्या है, ये आपका 70 से कितना कम है, तो कम है तो माइनस का साइन, और कितना कम है भाई, ये 3.3 कम है। ठीक है भाई, 3.3 कम है। अब ये अगर आप देखोगे ओवरऑल मिला के प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3.3, और इधर ये माइनस का 3.3, यानी कि ये तो भाई वैल्यूज़ पूरी कट गई हैं, अपना रिजल्टेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, जो 70 मैंने एवरेज माना था ना वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका एवरेज निकालने का सबसे जो सही तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज यहाँ पर आ गया 70 आ गया है। अब मुझे पता है, अब ये ज़रा मैं इन चीज़ों को हटा दूँ क्या सारी, मुझे पता है कुछ बच्चों का जो स्टार्टिंग में एवरेज थे, उनका जो बच्चे थे उनका एवरेज 68.5 है, और जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज 70 है, और रिजल्टेंट जो इनका आता है ना, अगर मैं बोलूँ कुछ 68.5 बच्चों को मिला दूँ और उसमें मैं 70 एवरेज वाले बच्चों को मिला देता हूँ, तो जो बच्चों का टोटल बच्चों का एवरेज बन रहा है वो 300 ग्राम ज़्यादा बन रहा है। ठीक है ना, 300 ग्राम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि 0.3 kg बढ़ गया है ना, पहले से आपका जो एवरेज था। तो पहले एवरेज था 68.5, अब 0.3 kg बढ़ गया है, तो कितना हो गया होगा, 68.8 निकल के आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। इतनी सी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप ये नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो मैं क्या आपसे बोल रहा था, देखो मैं क्या आपसे बोल रहा था कि 68.5 ये है आपका पहले का एवरेज, और इसमें मैंने 70 kg के बच्चों का एवरेज मिला दिया। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्टेंट आ गया वो 68.8 आ गया। इतनी कहानी हमने देख ली थी। तो अब अगर मैं इनमें क्या लगा देता हूँ, एलिगेशन। अब मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, एलिगेशन लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 68.5 वालों में मैंने 70 को डाला तो मेरा 68.8 आया। तो जो बच्चों का एवरेज होगा यहाँ पर आपका ये इनिशियल है,
और ये बोल देता हूँ मैं फाइनल है, ठीक है। फाइनल नहीं है, जो आपके न्यू बच्चे हैं, तो मैं इसको n बोल देता हूँ, है ना, n, ठीक है। अब चीज़ों को समझना, तो पहले के अगर मैं इसमें से 68.8 में से 68.5 को माइनस करता हूँ, यहाँ पर आपका 0.3 आ जाएगा, ठीक है। और रेशियो में आपका 70 से 68.8 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये आपका 1.2 आ जाएगा, 4 क्यों आएगा अभी, ठीक है ना, 1.2 आ जाएगा, ये क्लियर है। अब ये हो गया 1.2 रेशो 0.3। अब मैं पॉइंट से पॉइंट को हटा देता हूँ और 3 से जाएगा ये 4 टाइम, तो रेशो कितना आ गया, 4:1 का आ गया। यानी कि पहले बच्चे थे 4 और अब का जो बच्चों का रेशो है वो है 1। यानी कि अगर आपका एक बच्चा नया आता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पहले 4 बच्चे थे। तो अब अगर मैं बोलूँ आज के टाइम पे तो मेरे लेकिन 4 बच्चे आए हुए हैं, नए बच्चे कितने आए थे, 4 ही तो आए थे नए स्टूडेंट। तो 1 की वैल्यू अगर 4 स्टूडेंट है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16 स्टूडेंट हो जाएगी, 4 × 4। तो पहले कितने बच्चे रहे होंगे भाई, 16 बच्चे आपके पहले रहे होंगे। और आज के टाइम पे 4 बच्चे और मिल गए। अगर वो हमसे ये पूछ लेता फाइनल बच्चे कितने हैं टोटल आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे 16 + 4 यानी कि 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट आज के टाइम पर स्कूल में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, यानी कि पहले आपके नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं क्लास में वो कितने थे, तो आपके 16 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, क्लियर है सारी चीज़ें। तो आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एवरेज निकालने का जो सही तरीका है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप हर जगह एडिशन करके उसमें डिवाइड करने बैठ जाओ, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी ऐसी ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसमें अपना कितना आ गया, 16 स्टूडेंट की आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, नोट डाउन कर लेना। अगर नहीं आया, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। चलो इसे हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को देखो और इसे करने की कोशिश करो। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप लोगों से हो जाएगा आराम से। इसको करने की कोशिश करो और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना, करो भाई। तो देखो भाई अब हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मीजरिंग 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। यानी ये इनकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, ठीक है ना। इफ़ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी कि आपका इसमें क्या है, लेट से आपका ये कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, ऐसा कोई आपका रेक्टेंगुलर टैंक बनना है, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, आपका ये टैंक बनना है, लेकिन क्या है कि आपका थोड़ा सा एक पोर्शन में आपको छोटा सा होल छोड़ देना है, जिसकी रेडियस कितनी हो, सर्कुलर आपको एक होल छोड़ना है, ठीक है, सर्कुलर ओपनिंग छोड़नी है जिसकी रेडियस होगी 1 मीटर की। क्लियर है, ये हमसे बोला गया है। एट द टॉप ऑफ द टैंक लेफ्ट में, ठीक है भाई, लेफ्ट में आपका टॉप ऑफ द टैंक आपको थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ देनी है। तो इसमें हमारी कितनी आयरन शीट लग जाएगी, तो बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, इस पूरे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर की हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमें इसका टोटल TSA बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो हम इसका TSA निकालना है। और TSA निकाल के अब हम क्या करें कि इस पूरे एक जो आपका ये क्यूबाइड बन रहा है, इस पूरे क्यूबाइड का हम रेक्टेंगुलर टैंक का क्या करें, एरिया निकाल लें TSA, और उससे माइनस कर दें सर्कल का, छोटा सा जो सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी आयरन शीट लगनी है, ठीक है ना। तो ये काम करना शुरू करते हैं फटाफट से। अब किसी भी क्यूबाइड का जो एरिया होता है TSA ऑफ क्यूबाइड कितना होता है भाई, 2 में LB यानी कि 10 में 8 कितना हो जाएगा 80, प्लस का BH यानी कि 8 में 6 कितना 48। क्लियर है। और प्लस में कितना आपका HL यानी कि 10 में 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका ये तो हो गया क्यूबाइड का, लेकिन अब क्या करना है मुझे, इसमें से माइनस भी तो करना है उस जो छोटा सा मैंने सर्कल बनाया है। तो सर्कल का एरिया πr² यानी कि 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है भाई उस सर्कल की, तो रेडियस है आपकी 1 मीटर की, यानी कि 1 × 1 R² है। क्लियर है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें सब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 में 80 + 48 + 60 करोगे कितना आएगा, फटाफट से बोलो जरा मुझे। ये हो जाएगा 108 प्लस आपका 80 कितना हो जाएगा 188, कोई इशू नहीं है। 188 माइनस का मैं 22/7 को 3.14 ही लिख देता हूँ, कोई इशू तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, ठीक है। तो 2 में 188 माइनस का 3.14, अब ये अगर मैं 2 में 188 करता हूँ कितना आ जाएगा ये 376। तो 376 में से अपन लोग क्या करते हैं 3.14 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये अपना 6 आ जाएगा 8 पॉइंट का 273, यानी कि 372.86 जो है मेरा मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर की आयरन शीट यूज़ हो जाएगी मुझे, अगर इतना जो है अपना स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें से मुझे ओपनिंग भी छोड़नी है उस रेक्टेंगुलर टैंक में से 1 मीटर स्क्वायर की मुझे ओपनिंग छोड़ देनी है जिसका रेडियस होगी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कितना मीटर स्क्वायर यूज़ हो जाएगा अपनी शीट 372.86। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, 372
372.86। अच्छा, अब ये देखो 372.86 आया था ना अपना, तो क्या किया हमने 6 को राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 372.9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपना 372.9 अपना आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। ईजी सा क्वेश्चन था ये आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में हमेशा रिपीट होता है। अब आई होप कि आपने ये सारे फॉर्मूले सब याद कर लिए होंगे। मैंने आपको 18 सेट करवाए हैं, उनमें आपको हर बार बताया है, और आपको बूस्टर सीरीज़ करवाई है, उसमें मैंने आपको 4-5 बार बताया है। मतलब जितनी बार भी मैंने आपको पढ़ाई है ना मैथमेटिक्स, उसमें से कम उसमें 80% टाइम्स मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। अब तो कर दो, ठीक है ना। चलो इसे कर दो, और ये रहे आपके ऑप्शंस। पॉज करके ज़रा सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना। चलो खैर, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना जो फॉर्मूला होता है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप अब नोट डाउन कर लो जो नए बच्चे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके ना 4-5 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाले टर्म में चाहिए। तो इस टर्म में आपका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसमें से आप माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला। प्लस का जेड एक्स लिखा हुआ है ये, और ये आपका वाई जेड। ठीक है ना। तो इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। एक बार नोट डाउन कर लेना अगर जिनको नहीं पता है, ठीक है ना। जिनको पता है बहुत बढ़िया। अब हटा देता हूँ इस फॉर्मूले को। अब देखो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ डालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19। फिर अंदर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर, फिर माइनस का 3 इंटू में 114। क्लियर है भाई सबको? समझ में आ रहा है ना। देखो अब ये हो जाएगा 19 इंटू में 361 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 228। सॉरी 2 नहीं है आपका, 3 इंटू 114 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 342। क्लियर है? यानी कि कितना हो गया ये 19 इंटू में 361 में से 342 माइनस करो तो कितना आएगा भाई, ये आपका 19 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका अंडर रूट चाहिए, यानी कि इसका अंडर रूट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 19 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और आई थिंक ये आपका जो 19 वैल्यू को लेके क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ 19 वैल्यू को ही लेके कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका एसएससी में। ठीक है, पिछले 2 सालों में वो भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी याद रखें। और ठीक है भाई, इजी से ही क्वेश्चन होता है। हटाता हूँ इसको और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कितना आया था अपना, 19 आया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, पॉज करके बताओ ज़रा। चलो भाई, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है अपने पास में। तो देखो भाई, अपने पास बोल रखा है कि 2 रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी कि 2 सर्कल हैं। लेट से मेरा ये एक सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल हो गया। ये दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर। क्लियर है? और एक की रेडियाई 10 सेंटीमीटर है, तो लेट्स से ये आपका एक हो गया, एक रेडियस ये हो गई, और ये यहाँ पर जोड़ने वाली इनकी लाइन है। ठीक है, अब दूसरे कलर का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखते जाना। लेट्स से इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 10 है और इस वाले सर्कल की रेडियस 8 है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ पी क्यू इक्वल टू 12, अगर अपनी जो पी क्यू है इसकी लेंथ 12 है, तो ये जो आपको लाइन जोड़ती है ना, ये क्या करती है, पी क्यू को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। यानी कि आपका ये 12 है तो ये 6 में आ जाएगा, ये 6 में बढ़ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये इक्वली बढ़ती है ना। तो यानी परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करती है, मतलब इन दोनों के बीच में, और एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है ना। इतनी सी बात सबको पता है। क्लियर है ना, कि किसी भी कॉर्ड में कोई भी सर्कल क्या करता है, रेडियस आपकी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देती है, और उसमें जो एंगल बनता है उसका कॉर्ड से वो 90 डिग्री का बनता है। पता है ये बात। अब पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज एक्स, यानी कि हमें ये पता करनी है जो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फटाफट से देखो, अपना ये वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। क्लियर है ना। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा बताना ज़रा मुझे। आपका ये अगर मैं बोल दूँ ये 2 इंटू 5 है। ठीक है ना, 10 क्या है, 2 इंटू 5 है। 6 को मैं बोल देता हूँ आपका ये 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो आपका जो ये तीसरा वाली लाइन होगी, तीसरा वाला जो आपकी साइड होगी इस ट्राइंगल की, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्योंकि आपका यहाँ पर हाइपोटेनस आपको दिख रहा है 5 है, यहाँ पर आपका एक साइड 3 है, तो दूसरी साइड आपकी 4 हो जाएगी। और कभी भी किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ही रहेंगे। ये बात आपको पता है कि नहीं है, बताओ मुझे ज़रा। ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो तो कम से कम याद रखो। ये तो बहुत बेसिक्स है, 3 4 5। इसके अलावा आपके बहुत सारे होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। 21 हो गया, 21 वाला याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को याद करके रखें। खैर,
अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये वाली साइड तो मुझे पता चल गई कि ये वाली साइड मेरी आ गई है 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। अब मैं इस पे आया, मैंने देखा ये 8 है यानी कि 2 × 4 हो गया, लेकिन मेरा हाइपोटेनस यहाँ पे 5 होना चाहिए था। अब ये नहीं कि आपने देखा ये 8 लिखा है, ये 6 लिखा है, तो इसको अब 10 मार दो, हो गया क्वेश्चन। ऐसे नहीं बेटा, हाइपोटेनस होनी चाहिए ना 5, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनस की होती है, ठीक है ना। तो ये अब आपको करना पड़ेगा सॉल्व, कैसे? तो 8 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। 8 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दो तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस का 36, तो 64 में से आपका 36 माइनस करोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट का 28 आ जाएगा, ठीक है ना। 28 मतलब 7 4 जा 28, तो 4 का जो है 2 बाहर आ जाएगा रूट से और 2√7 रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा 2√7 हो जाएगा, क्लियर है। तो अपना ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है 2√7 आ गई है। अब √7 की वैल्यू कितनी होती है फटाफट से बताओ मुझे, देखो आपका √7 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। इसके बाद 2.5 2.5 × 2.5 कितना हो जाएगा आपका 6.25, और ये 6.25 से स्लाइटली बड़ा है तो ये अपना कहीं ना कहीं 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2.6, जो आपकी √7 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 2.6, और 2 × में 2.6 कर दोगे कितना आ जाएगा ये आपका 5.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। 5.2 आ गया, यानी कि मुझे इतनी वैल्यू और पता चल गई, इतना जो है मेरा 5.2 आ गया, और यहाँ पर ये ऑलरेडी 8 था। तो अब पूरी जो डिस्टेंस होगी इनके सेंटर्स के बीच की वो कितनी हो जाएगी, तो 8 प्लस का 5.2। क्लियर हो पा रही है क्या बात, बात समझ पा रहे हैं। √7 की वैल्यू मैंने देखी 2.6 के आसपास आ रही होती है, मैंने 2.6 ले लिया और फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इसमें 2.6 × 2 कर दिया क्योंकि ये कितना था 2√7 था, क्लियर है ना। तो इधर आप करोगे 8 प्लस का 5.2 कितना आ जाएगा, ये 13.2 के इक्वल आ जाएगा, यानी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना इन दोनों सर्कल के वो कितनी है 13.2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। चलो ऑप्शन देखते हैं भाई, 13.2 है क्या कोई, हाँ भाई 13.3 है, यानी कि ये आपका अप्रॉक्स जो है इक्वल हो जाएगा, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आई होप कि आप में कई सारे बच्चों को आ जाएगा, और इसे सॉल्व करो। और ये रहा आपके ऑप्शंस, ये रहे आपके ऑप्शंस, और इसे जरा आप सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके, ठीक है ना। तो अब देखो आई होप कि आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे चीज़ों को करना है, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, और ये अगर मैं बोलूँ तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या है इसका पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये है होल स्क्वायर। और इसके नीचे क्या है, ये अगर मैं यहाँ से आपका 2 छोड़ो, यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और आपका माइनस का 1, क्लियर है। और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ ऊपर से मेरा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और इधर ये आपका प्लस का 1 भी है एक। अब ये क्या है अंदर ब्रैकेट में। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या। हाँ भाई कॉस 2 थीटा का होता है, क्लियर है। तो कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर है आपका प्लस का 1। अब मुझे ज़रा बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, यानी कि मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, ये tan स्क्वायर थीटा वो हो गया अपना, और प्लस में है 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आ गया अपना सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा है ऑप्शन में, बिल्कुल अपने ऑप्शन नंबर डी में सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ईजी सही था कि नहीं था। अब बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्मूले से डरते हैं कि फॉर्मूले से नहीं करेंगे सर, वैल्यू पुटिंग बता दो। ये वैल्यू पुटिंग हर जगह नहीं करी जा सकती है, ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़े रहोगे तो आप बेसिक अगर आपको आएगा नहीं तो वैल्यू पुटिंग आपकी हर जगह तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ये बात मैं आपको बता दूं। और जो वैल्यू पुटिंग जहाँ जहाँ होती है मैंने आपको लास्ट के सेट 1 में ही सिखा रखा है शायद, है ना। सेट 1 में मैंने आपको सिखा दिया था कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है ना। चलो भाई खैर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको वैल्यू पुटिंग करना भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आप जरा ऐसे करने की कोशिश करो, और ये रहे ऑप्शंस, पॉज करके ट्राई करो और मुझे बताओ किनको आया किसको नहीं आया, ठीक है ना। चलो तो देखो भाई अब इस क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ़ थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
तो अब ज़रा सा मैं आपको दिखाता हूँ, रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। देखो, अब अगर मैं ऐसे बोल दूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा और अपना माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं इस माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लेके आऊँ अपने LHS में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताना जरा मुझे। है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं आपसे बोलूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा कितना हो जाएगा अपना, √3/2 हो जाएगा। और साइन थीटा √3/2 कौन से एंगल पर होता है, तो थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री पर होता है। ठीक है ना? तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? थीटा मुझे पता चल गया 60 डिग्री। अब तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। चलो भाई, इसको हटाते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू डालो, 1/2 इंटू में सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 हो जाएगा आपका 2, और फिर प्लस में, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। यानी कि आपका ये कितना हो गया, √3/2 + 1, √3/2 + 1। लेकिन अब बड़े ही याद रखना है, यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, इसका रिवर्स निकालना है अपने को, यानी इसका पूरे का रिवर्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा अपना इधर पे, √3 + 2 अपॉन में 2, और हमें इसका रिवर्स निकालना है। क्लियर है? तो अब देखो रिवर्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन का 2 + √3। क्लियर है? तो अगर मैं इसे लिख देता हूँ 2 इंटू में 2 माइनस का √3 और अपॉन का 2 माइनस √3, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ इसका। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 माइनस का √3, और नीचे कितना बच जाएगा भाई, 2 प्लस का √3 2 माइनस का √3, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। पता है ना सबको, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये कितना, कितने के इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू में 2 माइनस का √3 और अपॉन हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। कोई इशू है क्या किसी को? कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया अपना आंसर, 2 इंटू में 2 माइनस का √3। तो फटाफट से देखो भाई, ऑप्शन में 2 इंटू में 2 माइनस का √3 दे रखा है क्या, तो 2 इंटू में 2 माइनस का √3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत पड़ी है क्वेश्चन में? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये आपका, फटाफट से 2 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए था। ठीक है ना? अगर इन सारी चीज़ें, देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख रहा होता हूँ, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को ना, इतने ज़्यादा लिखना कुछ नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें मन में करनी है। ठीक है ना? पेन का बहुत कम यूज़ किया करो इन सारी चीज़ों में। ठीक है ना? जहाँ पे पेन का यूज़ करने की ज़रूरत पड़े बहुत ज़्यादा, वहीं पेन का यूज़ करो। ठीक है? चलो अभी से ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू करो, तब जाके आपका 60-70 डेज़ में जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने, क्या है अगला को देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, इसे आप जरा पॉज करके सॉल्व करो, और ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है? चलो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। मैं आपको ज़रा सा बताता हूँ क्या इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है? तो अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले कि द प्रोडक्शन ऑफ, वेट अ सेकेंड, देखो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2015, यानी कि ए की कार 2015 में कितनी है, 48 है। और टाइप सी इन 2013, टाइप सी इन 2013 कहाँ पे है भाई, 52 है। तो 48 + 30, 48 + 52 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया 100। टेकन टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप डी, यानी कि अब हमें टाइप डी की सारी कार का पूरा एडिशन चाहिए। तो 50 + 42 + 45 + 46 + 47, ओके, कितना हो जाएगा ये, 45 3 यानी कि आपका 135 प्लस में कर दूँ मैं 2 3, 48 + 52, ठीक है, और प्लस में 50 है, यानी कि ये आपका 230 आ जाएगा। ठीक है? तो वो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 100 कितना परसेंटेज है 230 का। क्लियर है? तो 100 कितना परसेंटेज 230 का, मतलब 100 अपॉन में 230 इंटू में 100, क्योंकि जो भी आपके देन के बाद होता है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, वही हम इसका अपॉन में लेके चलते हैं, यानी बेस क्या बनता है आपका, वो बनता है जिसके साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन का 23। अब बस हमें ये छोटा सा डिवाइड करना है। देखो भाई कैसे करते हैं, आप एक बार खुद से ये डिवाइड अपना खुद से करना। ठीक है ना? फिलहाल मैं बता देता हूँ कितना टाइम जाएगा, 23 से जाएगा ये आपका 4 टाइम्स। ठीक है ना? क्योंकि 23 4 जा होता है 92, फिर आपका 8 जो है रिमाइंडर बचेगा, उसमें हम एक 0 और डाल देते हैं, तो 80 आ जाएगा, और 23 3 जा 69। ठीक है ना? तो 69 यानी 11 बचेगा आपका रिमाइंडर, और फिर से एक 0 डाल दूँ क्या? ठीक है, एक 0 डालने से 1 1 आ गया। ठीक है ना? एक 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो पॉइंट डालना पड़ेगा। तो 43 पॉइंट का आपका 4, 43.4 है, 92 110 में से 92 माइनस करो 18 आएगा, तो 23 8 जहाँ के आसपास जाएगा, तो 43.48 के लमसम आपका जो है ये परसेंटेज में निकल के आएगा। कितना आएगा?
30.48%। कुछ नहीं है, बस आपको ये डिवाइड ही करना है, अपना खुद से एक बार करके देखना, ठीक है ना। और 30 तक की टेबल सारे लोग याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ 30 तक की टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। खैर 43.48 कितना है देखें जरा, ऑप्शन में है कोई 43.48, यहाँ अपना 43.5 लिखा हुआ है, मतलब कि 43.48 में हमने क्या किया है, 8 को हमने यहाँ पर कैरी कर दिया है, तो कितना आ जाएगा ये 43.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, छोटी सी बात थी ये तो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने सामने, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल का। फटाफट से ज़रा करके बता दो मुझे, ये रहे आपके ऑप्शंस, ऐसे आप खुद से ट्राई करेंगे। और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करा होगा। चलो भाई देखो अब इसे, The 8 digit number 789x531y is divisible by 72, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 72 का आपको डिविजिबिलिटी रूल कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ। 72 का क्या होता है भाई, 9 8 का कितना होता है 72 होता है, मतलब कि आपका ये जो नंबर है 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। हमें लास्ट के 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के अपने जो 3 नंबर है वो 8 से डिविजिबल होंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या है 72 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 8 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो 31y भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें डिवाइड करके देखूँ तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा आपका 24, ठीक है ना। इसके बाद में ये 7 आ जाएगा, ये y आ जाएगा, और फिर आपका ये चला जाएगा कितना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 8 9 जा कितना होता है 72 होता है, तो अगर यहाँ पर y की प्लेस पर 2 होगा तभी आपका ये पूरा डिवाइड हो पाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। y पता चल गया आपको, 2 है, क्लियर है। अब y इक्वल टू 2 निकाल के साइड में रख लो। अब जरा इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, एक बार देखो। अब अपना क्या नंबर बन गया, 789x531 2, ठीक है। ये नंबर बन गया और ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका मतलब क्या है कि इनका जो एडिशन आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो भाई 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं जो नंबर्स उन्हें ऑलरेडी हटा दो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 9 को हटा दिया, ये 5 + 3 + 1 ये 9 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, 7 + 2 भी 9 हो जाएगा। अब ये जो बचा है 8 + x, ये क्या होना चाहिए आपका, या तो 9 होना चाहिए इक्वल टू में, या फिर 9 का कोई मल्टीपल। अब अगर मैं 9 का मल्टीपल 18 लेता हूँ तो उसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और मुझे ओनली एक डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। तो आपका 18 तो पॉसिबल नहीं है, अगर 9 होगा तो x की वैल्यू उस टाइम पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 निकाली हुई है हमने, क्लियर है। तो फटाफट से इसमें डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 5 × 1 माइनस का 3 इंटू में 2 इक्वल टू में कितना 5 माइनस का 6, मतलब कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्लियर है। समझ में आ गया सारे बच्चों को, क्लियर है ना। तो ये अपना थोड़ा कल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर रिवाइज होके आ गया है। तो अपना आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई ऑप्शन में अपना फर्स्ट ही ऑप्शन है जो आपका -1 है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सारी बच्चों को बातें। तो लाइक ज़रूर कर देना अगर सेशन अच्छा लगता है तो, और शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, सो दैट और भी लोगों को पता चल पाए और हम जल्दी से जल्दी और सारे लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है ना। चलो इसे हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपको बड़े ध्यान से देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे दे रखा है बड़ी बड़ी चीज़ें और इसमें है कुछ नहीं। बेसिकली अगर मैं इस पूरे को बोलूँ तो ये आपका क्या है, 2 इंटू में x + y का होल क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो हाँ, ठीक है ना। इसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 इंटू में x - y का होल क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ इस पूरे को मैं a बोल देता हूँ, इस पूरे को मैं b बोल देता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका a³ - b³ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और क्या है, a³ - b³ है और इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 5y - x से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये a³ - b³ का फॉर्मूला खोल दूंगा कि नहीं खोल दूंगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फटाफट से बोल दें जरा प्यारे प्यारे से आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, a - b इंटू में a² + b² प्लस में ab, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ, इसमें वैल्यूज़ डाल के देखता हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ अच्छे से। अब जो वैल्यूज़ को हम डालते हैं, फॉर्मूला आपने देख ही लिया, तो देखो अब इसका मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये 2x - y का होल क्यूब है, ये 3x - y का होल क्यूब है, क्लियर है। तो फॉर्मूला खोलते टाइम देखो अपना क्या क्या आ जाएगा, बड़े ही ध्यान से देखना। सबसे पहले a - b मतलब कि 2x प्लस का 2y माइनस का 3x, और माइनस का 3y आएगा ना यहाँ पे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 3y। तो एक ब्रैकेट में तो ये आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5y
और अपना 2x माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो 5y माइनस एक्स, और इसके बाद में आपका जो भी ब्रैकेट में फॉर्मूला बन रहा होगा उसके नीचे क्या है फिर आपका डिवाइडेड बाई में 5y माइनस एक्स। तो आपका ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर खोलता हूँ a² प्लस b² और प्लस में ab का फॉर्मूला, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो अब बस हम इसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, इतना सा मुझे आपको दिखाना था। अब देखो इसको हटा देता हूँ, अब मैं जरा फॉर्मूले को ओपन करता हूँ a² b² को। अब मेरे पास में a क्या है 2 इंटू में x प्लस वाई, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात, नहीं तो आप 8 ले लो, ठीक है ना। ये 8 क्या है 2 का क्यूब करके लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और ये है आपका 3 इंटू में x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो इसे ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा a² अगर मैं बोलूँ तो 2x प्लस वाई का यानी 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस का 4y² और अपना ये माइनस का हो जाएगा क्या, तो माइनस का 4xy, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ पा रही है सबको, ठीक है ना। अंदर मैं ये 2 को अंदर ही ले गया हूँ, ठीक है ना, जो आपका 2 था ये 2x प्लस 2y हो गया ना। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हो ना सारे के सारे। अच्छा अब ये हुआ क्या, 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा 2x² 2x का होल स्क्वायर यानी 4x², 2y का होल स्क्वायर यानी 4y², इसके बाद में 2x इंटू में 2y 4xy और इंटू में 2 यानी ये 8xy बचेगा, ठीक है ना। और ये प्लस का होगा, ठीक है, कितनी होगी आपका क्या है 2x प्लस 2y है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना है आगे क्या 3x माइनस का 3y, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x माइनस का 3y। अपने को इसका होल स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 3 3 9x² प्लस में 3 3 9y², और ये आ जाएगा आपका क्या माइनस का 3 3 9 2 18 और माइनस का 18y और x, ठीक है ना, एक्स वाई या वाई एक्स लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद में क्या आ जाएगा प्लस का ए बी, यानी कि प्लस का ए बी, तो इसका इसमें इंटू कराएंगे, कितना आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा x² माइनस y² हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या आ गया है अपने पास में। ये हो जाएगा, अगर मैं इसे लिख दूँ तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ 6x² माइनस का 6y² हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इन सारों को जो है जोड़ देता हूँ इन सभी को, और माइनस जो भी हमें करना है कर दूंगा, ठीक है ना। देखो ये 4x² है, ये 6x² है, और अपने पास x² में कुछ है क्या, हाँ भाई 9x² भी है, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा ये 6 + 4 10 + 9 19, ठीक है ना, तो 19x² हो गया। क्लियर है, ज़रा दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ, देखें 19x² प्लस में, अब ये कहानी ख़त्म हो गई इतनी सी। अब क्या बात है 4y² माइनस का 6y² और इसके बाद है अपना माइनस का 9y²। तो माइनस का तो 15y² है, और अपना ये कितना है माइनस का ये कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का 9y² है ना, तो ये पॉजिटिव का 3y² और ये 4y² यानी कि 7y²। क्लियर है, चलो भाई। अब आगे क्या बात हो गई 8xy है, माइनस का 18xy है, और फिर अपना बस इतनी सी कहानी है। मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का 10 आ जाएगा, तो माइनस का 10xy। क्लियर है, अब यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई, ये कैसे कैसे आया, हो गया समझ में, हो गया क्लियर हो गया, ये सारा हटा दो। अब मैं ये ऊपर की कहानी रब कर दूँ क्या, रब कर देता हूँ ज़रा सा, ठीक है। देखो भाई अब ये कर देते हैं हम इसे, अब बड़े ही ध्यान से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब मुझसे पूछा क्या गया है a + b + c, और यहाँ पर a क्या है, a है x² का कोएफिशिएंट, यानी x² का कोएफिशिएंट कितना है 19 है, तो a तो हो गया 19। अब b कितना है xy का कोएफिशिएंट है, यानी कि माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 10। इसके बाद में c क्या है अपना y² का कोएफिशिएंट है, यानी कितना हो जाएगा 7, तो 10 - 19 + 7 कितना हो जाएगा आपका 16 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो 10 में से 19 में से 10 चला गया 9, और 9 + 7 कितना 16, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 16 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपना जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है सीधे अपने लगाते चले जाओ ना, डरते क्यों हो भाई, कुछ गलत काम किया है क्या है, चलो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अपना कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं, ये अपने 24 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम 25th क्वेश्चन पर। देखो भाई ये है अपना 25th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देख लो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये रहा आपके ऑप्शंस, और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे हम और सॉल्व करेंगे, इसके बाद में क्लास को एंड करते हैं। देखो भाई
अब समझाता हूँ इसको, आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी ये सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन एक्सपेंडिचर। अब देखो लेट्स से अगर मैं बोलूँ ये इनकम है, तो इनकम इक्वल टू क्या होता है अपना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मतलब आप जो भी करोगे, सेविंग करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, सारा अपनी सेविंग में से तो कर रहे होगे, ठीक है। तो अब देखो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब क्या बोल रहा है, इनकम कितनी है 20% ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो इनकम कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्लियर है। और बची हुई जो सेविंग होगी वो 20 रह जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बोलता है इनकम उसकी इंक्रीज़ हो गई 60% से, यानी 120 में अगर मैं 60% का इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, कितना हो जाएगा ये आपका, तो 120 इंटू में 160 अपॉन का 100, ये हो जाएगा 8/5, और ये हो जाएगा अपना 24। तो 24 एट जा कितना होता है भाई 192, यानी कि आपकी इनकम हो गई है अब 192। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%। इन एक्सपेंडिचर आपका 70% इंक्रीज़ हुआ, 100 में 70% यानी कि 170 हो गया। तो अब सेविंग कितनी बची 192 में से आपका 170, तो आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, सेविंग बची आपकी 22। यानी आपकी पहले सेविंग थी 20, अब हो गई है 22, कितनी बढ़ गई है, तो 2 बढ़ गई है आउट ऑफ 20 इंटू में 100, ठीक है ना। तो 2 से ये जाएगा 10 टाइम, 10 का एक जीरो कैंसिल, कितना परसेंटेज बढ़ गई अपनी 10% जो है आपकी सेविंग्स बढ़ गई है। तो सेविंग्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है बताओ जरा, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर है। तो अपनी सेविंग्स में 10% का इंक्रीमेंट निकल गया, देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा। हाँ भाई, इट इंक्रीजेज बाई 10%, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो कितने कितने बच्चों को समझ में आ गई हैं सारी बातें, और कैसा लगा आज का सेट। तो बिल्कुल सही लेवल था हमारा कि नहीं था, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, उसके जो जितने भी सेट हैं हमारे 24 25 वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार हम अपनी ये सीरीज़ को करते हैं 20 30 डेज़, इसके बाद में हम उन क्वेश्चंस को भी साथ में टैकल करना शुरू कर देंगे जो आपके CHSL के जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, यानी 2018 वाले, जो 2019 में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको CGL के ज़रूर 18 पेपर लगा लेने हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। एंड आई होप कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो यूज़फुल आपको महसूस हुई होंगी। और ये सारी चीज़ें, अगर कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो हमसे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपका डिस्कशन का टैब होता है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो।